बॉम्बसेफ के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समर्पित कार्यकर्ता लोग, मंच पर जितने वक्तागण बैठे हैं, उसमें प्रेसिडेंट ध्रुव साहब, मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश में था और मैं बराबर समय पे आ गया रहता, लेकिन हमारे उस पुलिया का जाम लग गया, जिसकी वजह से मुझे दूसरे तरफ से आना पड़ा। आज हमारा भी समापन था मध्य प्रदेश में, सिवनी जिले में। जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चुना है पैसा इम्प्लीमेंटेशन का, बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है वो। 1996 में ये जो सब्जेक्ट यानी ये जो एक्ट बनाया गया है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, साथियों ये इसलिए बनाया गया है कि 1991 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसको ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था, जब खुली अर्थव्यवस्था के बाजार में भारत सरकार गई, पूरा कर्ज से डूबा हुआ देश था, और इन्होंने इस देश में जो संपत्ति है, जिसको प्राकृतिक संपत्ति बोलते हैं आप, जिसको संसाधन बोलते हैं आप, उस संसाधन का इन्होंने ऑडिट किया और पाया कि देश की 64% संपत्ति जो है, प्राकृतिक संपत्ति, वो शेड्यूल एरिया में है। और शेड्यूल एरिया में जो पहले से ऑटोनॉमी थी, जिसको 5th शेड्यूल बोलते हैं, 6th शेड्यूल बोलते हैं आप, वो जो स्वायत्तता थी, वो केवल सामाजिक सांस्कृतिक स्वायत्तता नहीं थी, वो आर्थिक स्वायत्तता भी थी। और वहां के जमीनों का, वहां के संसाधनों का दोहन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेसा ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये किसी भी हाल में आदिवासियों के लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं है, पूरी तरह से उनके विषयों का या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। ये पहली कंट्रोवर्सी है इस विषय पर। दूसरी कंट्रोवर्सी यह है कि पेसा को आप बाहर निकाल लीजिए। आप 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को देखो तो जो 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत संविधान का विषय है। ये बाबा साहब ने, जयपाल मुंडा ने इसको रखते वक्त संविधान के अंतर्गत एक नया संविधान, यानी पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं आप लोग, वो पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। और पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंट्रोड्यूस करते वक्त एक बड़ी बात सामने आई कि भाई ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें रहने वाले आदिवासियों को ही बेनिफिट मिलेगा क्या, या गैर आदिवासियों को भी बेनिफिट मिलेगा क्या? ये एक बड़ा विषय था उस पर। तो बाबा साहब ने इस पर एक एनालिसिस किया कि नहीं, क्षेत्रीय स्वायत्तता जो है उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा, वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, लेकिन जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वायत्तता का जो फायदा है वो वहां के आदिवासियों को ही मिलेगा। ऐसा प्रोविजन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। साथियों, 1996 का जो पेसा एक्ट है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है देश में, उसको देखना बहुत जरूरी है। चाहे शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोगों को अनडिक्लेयर्ड ट्राइब्स बोलता हूं। परिभाषित, अपरिभाषित आदिवासी, आप अगर अपने आप को अपरिभाषित आदिवासी बोल देते हो तो आपके माइंड का जो वो एटमॉस्फियर है, जो उसका एरेना है, वो चेंज हो जाता है। आप देख लीजिए, ये जो अपरिभाषित आदिवासी है, जो आप मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, उसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके जीवन में। अपरिभाषित आदिवासी, ये जो 1996 का अमेंडमेंट हुआ,
ये इस देश के आदिवासियों को उनके परंपरागत आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 13(3)(c), जिसमें बोला गया है कि किसी भी तरीके से आप आदिवासियों के कस्टमरी लॉ को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द कल्चर ऑफ आदिवासी। ये भारत के आर्टिकल में भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यूसीसी ला रहे हैं लोग, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल है। जब तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह आर्टिकल रहेगा, यह देश हिंदू भारत नहीं बन सकता है। इस आर्टिकल को समझने की जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके का प्रोविजन इस देश के आदिवासियों के लिए किया गया है, एक्चुअली यह प्रोविजन एक्सपांड होना था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बोला था कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस आर्टिकल टू गेट एक्सपांड इन फ्यूचर। यानी ये जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्वायत्तता है इस देश के ओबीसी, इस देश के एससी, इनको भी मिलनी चाहिए। इस आर्टिकल को केवल आदिवासियों तक सीमित कर दिए और जो राज्यों की अवस्था हुई है उस पर आप लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 10 राज्यों की बात कर रहे हैं, उन 10 राज्यों में से 6 राज्यों में अभी नक्सलवाद पूरी तरह पनप रहा है। और जो राज्यों में सबसे ज्यादा धन संपत्ति है, मिनरल्स है, खनिज है, उसी राज्य में नक्सलवादी आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है। और ये राज्य, जो क्षेत्र बताया जा रहा है कि जो शेड्यूल एरिया का जिक्र यहां पर किया गया, उस शेड्यूल एरिया में आज की तारीख में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया के, 70% पैरामिलिट्री फोर्सेस उस क्षेत्रों में लगा दिए गए हैं। जो सेना आपकी बाउंड्री पे होनी चाहिए, वो सेना एक झोपड़ी में रहने वाले, घास के घर में रहने वाले आदिवासियों के बाजू में लगाई गई है। ये बेसिक लड़ाई है। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिसकी जमीन उसका देश। यह प्रिंसिपल था, जिसकी जमीन उसका देश। आपके पास क्या है अभी? आपके पास ना जमीन है ना देश है, सिर्फ एक आखिरी डॉक्यूमेंट है। इट इज द लास्ट डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक आखिरी डॉक्यूमेंट बचा है हमारे पास, और इस आखिरी डॉक्यूमेंट यानी ये हमारे लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का ही काम है, दूसरा कुछ नहीं है। इसके बगैर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। इसी के आधार पे हम इस देश में बात कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्त साथियों कि परिस्थितियां इतनी बुरी तरह बदल गई है कि यह शेड्यूल एरिया में जितनी संपत्ति है, इसका कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पर्यावरण का भारत सरकार ने की है। किसी को नहीं समझा कि यह पर्यावरण, परमाणु बम या माइनिंग या पावर प्लांट, ये लोग एक्चुअली दे रहे कहां है, किस क्षेत्र में दे रहे हैं? ये लोगों ने पूरा आदिवासी क्षेत्र की खरीदी बिक्री का कार्यक्रम बना के रखा है। इसमें पूरे लोग शामिल हैं। यहां की जो जातीयवादी शक्ति है उसका पूंजीवादी शक्तियों के साथ बड़ा स्ट्रांग समन्वय स्थापित हो गया है। और यह केवल नेशनल लेवल पे नहीं है, यह इंटरनेशनल लेवल पर भी है। यह अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, ताकत बढ़ते जा रही है। अभी आप कुछ दिन देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी अदानी के खिलाफ में यह किया है। वो आदिवासी की संपत्ति थी। अदानी का और इंडियन गवर्नमेंट का जो कोलैबोरेशन है, ये जहां जहां पे आदिवासियों की संपत्ति है विश्व में, वहां वहां दोहन करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसके लिए जो नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पैरा इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेमी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हर्डल
अभी इनको सबसे बड़ा हर्डल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, यानी संविधान में दिए हुए प्रावधान जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है। आरएसएस की सुपर प्लानिंग है इसके ऊपर, और हम लोगों ने इस इशू को दरकिनार कर दिया। बुरा नहीं मानना, मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं बामसेप में आप लोगों की नीयत साफ है, लेकिन अपने बहुत सारे साथी हैं। आप सोच बदल सकते हो लेकिन नीयत नहीं बदल सकते, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अपने लोगों की नीयत खराब हो गई है। ऐसी भयानक परिस्थिति से आदिवासी गुजर रहे हैं। अभी जस्ट 4 महीने यानी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस करी साहब, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल। मैं खुद पिटिशनर हूं, उसको स्टे किया हूं मैंने सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया उसमें। अगर वो बिल इंप्लीमेंट हो जाता तो करीब करीब इस देश के 5 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं, और आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ उनके इतिहास को और उनके वजूद को यानी उनके अस्तित्व को खत्म करने का षड्यंत्र बनाया गया है। एक पहचान, दूसरा उनका अस्तित्व और उनका इतिहास, ये तीनों चीजों को खत्म करके ये लोग इस देश में एक नए राष्ट्रवाद की कंसेप्ट को खड़ा करने की तरफ जा रहे हैं। आपके पास जिस तरीके से आदिवासियों, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, आखिरी दस्तावेज, लास्ट वेपन बोल देंगे इसको अपन, वैसे ही आपके पास कल्चरल, हिस्टोरिकल एक ही वेपन है बस, आदिवासी। आपके दोनों वेपन पे अटैक हो रहा है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना आदिवासियों से कर रहा हूं, यह बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक वेपन है आपके पास में संविधान, दूसरा वेपन है आपके पास में आदिवासी। अगर ये दोनों वेपन आपके खत्म हो जाते, आपके पास कुछ कोई लड़ाई का बेस ही नहीं रहेगा। आप अपने सांस्कृतिक इतिहास को भी देखने जाओगे तो बिगर आदिवासियों के नहीं देख सकते। आप आपके आर्थिक इतिहास को भी देखने जाओगे तो बिगर आदिवासियों के नहीं देख सकते। और इसको देखने के लिए, आदिवासियों की वास्तविकता, उसकी सच्चाई को देखने के लिए बाबा साहब द्वारा, जयपाल मुंडा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको समझने की जरूरत है। यह चैलेंज है हमारे लिए। उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस तो ऑलरेडी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स इन्होंने कर लिए, वो भी सुविधावादी। इनको बदलना है पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजन है 5वीं और 6वीं अनुसूची के। आप 5वीं अनुसूची के और 6वीं अनुसूची के प्रदेशों पे इनका कंट्रोल देखो। मणिपुर का उदाहरण लीजिए, वो 6वीं अनुसूची का प्रदेश है। ये जो प्रैक्टिकल तरीके से ये लोग थ्योरी को ऑपरेट कर रहे हैं, इसको समझने के लिए, इसको तरीके से समझने के लिए, इस पे काम करने के लिए अपने पास कैडर नहीं है पूरे देश में। मैं घूम रहा हूं आदिवासियों के बीच में पूरे देश में, मैं जान रहा हूं हमारा कैडर ही नहीं है। बुरा नहीं मानना, मैं बामसेप की भी तरफ देखता हूं तो ज्यादा उम्मीद नहीं लगती मेरे को, क्योंकि अपने पास समस्या इतनी सारी है कि कौन से मोर्चे पे हम लोग काम करेंगे, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तुम्हारा जिसके साथ लड़ाई है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास सब कुछ है। अब तुम्हारे आर्थिक नियोजनों को भी वो अपने थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इस देश की इकोनॉमी को वो ऑपरेट करने की तरफ जा रहे हैं, और आपको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन खुद दोहन करते वक्त नॉन इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हसदेव का जंगल देख लीजिए आप, गढ़चिरौली में जाइए, सुरजागढ़, और अभी इतने सारे माइनिंग की प्लानिंग कर ली है। उड़ीसा में जाइए, झारखंड में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, जहां पे माइनिंग नहीं लगती वहां पर ये लोग बफर जोन बना देते हैं। वो भी एक तरीके से जमीन एक्वायर करने का प्लानिंग है। जो सत्ताधारी वर्ग होता है वो अपने नाम पे जमीन नहीं करता, वो सरकार के नाम पे जमीन करता है। पिछले
96 से लेकर अभी तक यानी 18 सालों का इतिहास रहा है। भारत की 2 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने हस्तक्षेप कर ली है, उसको हस्तांतरित कर ली है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन जिस पर एक छोटा स्टेट बना सकते थे आप। मेरे पास 10 मिनट है, शायद मेरे 10 मिनट हो गए। अध्यक्षीय भाषण के बाद बोलने का जो चांस ये अपने डेकोरम में नहीं होना था, मेरे को आप लोगों ने ये चांस दिए। मेरा एक फर्ज है कि आप जैसे कैडर्स के सामने उस बात को रखना, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के सामने इस बात को रखना। मैं इस मंच से बोल रहा हूं, देश में सिविल वॉर चल रहा है। ये जितने शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया है, वहां पे अभी आर्मी लड़ रही है वहां की जनता के खिलाफ। वहां का बच्चा बात नहीं कर सकता है। अगर वो थोड़ी भी बात करेगा तो इन्होंने नई टर्मिनोलॉजी लाई है, अर्बन नक्सल्स। दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, कोई भी रहे, और एक थ्योरी बनाई गई है नक्सलवादी यानी आदिवासी। साथियों, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। एक ऐसी ट्रीटमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर इन्होंने बना दिया है जहां आपका सामना मिलिट्री से होता है, गवर्नमेंट से नहीं होता है। आपका जो डायलॉग है वो मिलिट्री से होता है। क्या डायलॉग करेंगे आप? जाइए छत्तीसगढ़ में, जाइए आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, झारखंड में जाइए, उड़ीसा में जाइए, गढ़चिरौली में जाइए, बस्तर में जाइए, गुजरात के जो डांग जिले के जो बॉर्डर से पूरे एरिया आदिवासी एरिया, राजस्थान के आदिवासी एरिया में जाइए आप। 16 लाख हेक्टेयर जमीन अभी ये लोग पिछले 6 महीने के अंदर ये लोग देने वाले हैं पूरे कैपिटलिस्ट लोगों को। उसी के लिए गवर्नमेंट बनी है ये। और 16 लाख हेक्टेयर जमीन में से अकेले 10 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की है। इनको चाहिए थी ये गवर्नमेंट, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ये दोनों इंटरेस्टेड है भारत में। जो हालत भारत के आदिवासी, दलितों की, ओबीसी के विश्व में कहीं नहीं है ऐसी हालत। कहले अब मैं तो मानता हूं कि ओबीसी की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ दलितों को लगता है हमारी बौद्ध आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं मानता ये। जिस तरफ देश जा रहा है आपको आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को खड़ा ही करना पड़ेगा, बिगर उसके आप ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। आपका सामाजिक एकत्रीकरण या सामाजिकीकरण करने की पहली प्रक्रिया केवल सांस्कृतिकीकरण से होती है, कल्चरलाइजेशन। और ये कल्चरलाइजेशन की जो मूवमेंट आप लोगों ने स्टार्ट की, मैं उसको सल्यूट करता हूं, सही स्टेप है। लेकिन किधर जाएगा इसका पहले ये रोड मैप तैयार होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इससे डायलॉग होना चाहिए। आप संवाद के लिए लोगों को खड़ा करो, लोगों के ओपिनियन ड्रॉ करो। आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो बड़ा खुश हो जाता हूं, इतना बड़ा मंच पे मैं बात कर रहा हूं, मुझे मिलता भी नहीं। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि इतने लोगों के बीच में ये बात हम लोग रख रहे हैं। मैं फिर एक बार ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजर्स लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं लेट आया। ये दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं भले डिसिप्लिन, व्यवहारिक भ्रष्टाचार की संभावना है, वैचारिक भ्रष्टाचार की संभावना हमारे मूवमेंट में भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये परिस्थितियां और जटिल हो जाएं हमारे सामने। कि आप लोग जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सामने मंच पे, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और आपके पास सिर्फ 2 वेपन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आदिवासी, और दोनों वेपन डिस्ट्रैक्ट करने की तरफ दुश्मन जा रहा है और ये दोनों वेपन को बचाने हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं यहीं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। जय आदिवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में